हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के यानी जीएस के यानी पेपर के एनालिसिस के बारे में। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो यानी अभी आपके 9 जून को आए हैं। उन तीनों शिफ्टों के प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और इस वीडियो को यानी अच्छे से देखें और अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी की यानी जितनी भी अपडेट आएगी और जो भी यानी पेपर एनालिसिस है और जैसे इसके प्रैक्टिस सेट, वो सभी अपने इसी YouTube चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो सभी साथी अपने इसी YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, और यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि हम अपने इसी YouTube चैनल पर यानी आरआरबी एनटीपीसी की पेपर की रोज़ाना एनालिसिस कर रहे हैं, साथ के साथ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो सभी साथी अपने इसी YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें और आपके यानी पिछले यानी जो पेपर एनालिसिस हैं उनके भी यानी वीडियो की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। साथ के साथ प्रैक्टिस सेट के भी इसी यानी जितनी भी वीडियो प्रैक्टिस सेट की उनकी प्लेलिस्ट का भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। आपका पहला प्रश्न है, शारदा सिन्हा को किस भाषा में गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए भोजपुरी और मैथिली, ऑप्शन बी मराठी और बंगाली, ऑप्शन सी असमिया और बोडो, ऑप्शन डी हिंदी और पंजाबी। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यानी इस प्रश्न का उत्तर है आपका यानी शारदा सिन्हा एक भारतीय लोक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। यानी बिहार से थी, यानी कहाँ से थी? यानी बिहार से थी, और मुख्यतः मैथिली और भोजपुरी भाषा में गाती थी। उन्हें बिहार की कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? यानी बिहार की कोकिला के नाम से यानी शारदा सिन्हा को जाना जाता था। और ये शारदा सिन्हा कहाँ की थी? यानी ये थी आपकी बिहार की। और ये किस भाषा में यानी गाती थी? मुख्यतः मैथिली और भोजपुरी भाषा में ये गाती थी। अगला प्रश्न है, यानी BR अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वह किस तारीख को आती है। ऑप्शन है 14 अप्रैल 2024, यानी ऑप्शन बी यानी 6 दिसंबर 2024, ऑप्शन सी 26 जनवरी यानी 2024, ऑप्शन डी यानी 15 अगस्त 2024। इस प्रश्न का उत्तर है दिसंबर यानी 2024 में, यानी 6 दिसंबर 2024 में यानी BR अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण यानी दिवस के रूप में मनाया गया था, जो यानी 6 दिसंबर को है। यानी कितने को? 6 दिसंबर को। 14 अप्रैल 2024 को उनका 134वां यानी क्या था? जन्मदिन था। अम्बेडकर यानी जयंती भी मनाया गया था। कब? यानी 14 अप्रैल 2024 को। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि 6 दिसंबर यानी 2024 को उनकी 69वीं जयंती क्या कहते हैं महापरिनिर्वाण था, और 14 अप्रैल 2024 को 134वां यानी जन्म दिवस यानी जयंती के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का यानी उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है सेफ्टी यानी वॉल्व थ्योरी में कहा गया है कि अंग्रेजों ने देश में राजनीतिक स्थिति को देखा था, जिसे 1857 के विद्रोह की तर्ज पर एक विद्रोह हुआ था, वैसे ही इसे ऐसे बचाना चाहते थे, जो लाला लाजपत राय ने यानी यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि यह यानी लॉर्ड डफरेन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय एक चरमपंथी थे और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में विश्वास करते थे। इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए नरमपंथियों द्वारा उन पर हमला किया गया था। यानी सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था?
यानी इसमें यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा, यानी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है 3 मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव हुआ था? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी यानी यूनाइटेड किंगडम। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है 3 मई 2025 को ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनाव यानी फेडरल इलेक्शन हुआ था। इस चुनाव में ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को 150 सीटें में से 94 सीटें जीती, जो पार्टी के इतिहास में सबसे अधिक हैं। यह यानी जीत प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के नेतृत्व में हुई, जिन्होंने विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन के नेता पीटर डटन को हराया था। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप लेबर पार्टी को दूसरी बार सत्ता में आने का यानी अवसर मिला था। यानी आपको इसमें से मेन बात क्या रखनी है, यानी ये चुनाव हुआ था या 3 मई 2025 को ऑस्ट्रेलिया में, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। साथ के साथ यानी इस चुनाव में यानी कौन कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी ने यानी ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, और उसके साथ साथ यानी दूसरी पार्टी यानी लेबर पार्टी के साथ साथ विपक्ष में लिबरल नेशनल यानी गठबंधन था। कौन सा? लिबरल नेशनल गठबंधन था। और इसमें जिस यानी पार्टी ने यानी सीट जीती वो 94 यानी सबसे ज़्यादा, और कितने में से? यानी 150 सीट में से। ये यानी इसमें मेन पॉइंट है। आपको कैसे भी यानी घुमा करके इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यानी जो ऑस्ट्रेलिया में यानी पार्टी जीती थी उसने यानी कितनी सीटें जीती थी, और साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया में यानी कितनी यानी सीटों पर यानी चुनाव होते हैं। तो ये सभी यानी अलग अलग तरह से, और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी यानी सबसे बड़ी पार्टी हैं, इस तरह से मतलब अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सभी को अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है AIKE यानी BIME 2025 यानी अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम यानी इंगेजमेंट किस यानी बल फोर्स से संबंधित एक संयुक्त अभ्यास है, जो भारत और अफ्रीका देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए यानी आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए वायुसेना, ऑप्शन बी नौसेना, ऑप्शन सी तट यानी थल सेना, ऑप्शन डी तटरक्षक बल। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारत ने अफ्रीका के साथ AIKE BIME 2025 यानी अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट नामक एक नौसेना अभ्यास को आयोजित किया है। यह अभ्यास भारत और अफ्रीका दो देशों के बीच यानी समुद्री सहयोग के मजबूत करने के लिए किया गया है। आपको सबसे पहले ऐसे ध्यान रखना है कि जो यानी AIKE BIME यानी जो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम है वो एक यानी क्या है? युद्धाभ्यास है, और वो किस किस देश के बीच होता है? यानी भारत और अफ्रीका के बीच होता है, और ये यानी किसके साथ? यानी नौसेना के साथ होता है। किसके साथ? यानी नौसेना के। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय किसान आंदोलन एंड नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी सी यानी सुब्रमण्यम। इस प्रश्न का उत्तर है यानी प्रोफेसर SS स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग के वर्तमान यानी अध्यक्ष हैं। उसके साथ साथ यानी राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? 18 नवंबर 2004 को किया गया था। इस आयोग का गठन यानी भारत में किसानों की आत्महत्या की समस्या को हल करने के लिए किया गया था। यानी राष्ट्रीय किसान आयोग ने 5 अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आपको इसमें मेन बात ध्यान रखनी है, यानी ये 18 नवंबर 2004 को यानी इसका गठन हुआ था राष्ट्रीय किसान आंदोलन का, और ये किससे संबंधित है? यह किसानों की आत्महत्या की समस्या को यानी हल निकालने के लिए संबंधित है। और इसमें यानी किसान आयोग में कुल कितनी 5 अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी स्टेअटाइट, ऑप्शन सी यानी डी कांस्य। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यानी मोहनजोदड़ो में जो दाढ़ी वाली व्यक्ति की मूर्ति सैल खड़ी से बनी थी, यह एक प्रकार का यानी सावन पत्थर है। क्या है?
यानी साबुन पत्थर है। इस प्रश्न का यानी उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा स्टे अ टाइट, यानी किससे बनी थी? स्टे अ टाइट, जिसे यानी बोलते हैं सेल खड़ी। और जो मोहनजोदाड़ो की यानी ये जो मूर्ति थी वो एक प्रकार की कैसी थी? यानी साबुन पत्थर है। यानी क्या है? यानी साबुन पत्थर है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यानी क्षेत्र बनाया गया? साथियों, आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जो हम आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम यानी के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उनमें से भी लगातार यानी आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी में एग्ज़ाम में पूछे जा रहे प्रश्न, तो आप यानी हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उन्हें भी लगातार लगाएं, क्योंकि हमने ये लगातार देख रहे हैं कि हमारे यानी प्रैक्टिस सेट में से भी अलग अलग तरीके से यानी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ये भी प्रश्न हमने यानी अपने प्रैक्टिस सेट में कराया है कि यानी जो दिल्ली है उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कब बनाया गया था और किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो आप यानी जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उन्हें भी ध्यान से देखते जाएं। और यानी जो प्रैक्टिस सेट है उसकी प्लेलिस्ट की यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी हमने, तो उस लिंक पर जा करके डिस्क्रिप्शन में की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर जा करके उस प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट भी लगातार लगाते रहे, क्योंकि उन प्रैक्टिस सेटों में से भी लगातार यानी आपके आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए उन प्रैक्टिस सेट को भी साथ के साथ लगाते रहें और ये पेपर एनालिसिस को भी अच्छे से देखते रहें। यानी ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 70वां और ऑप्शन डी 69वां। यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? यानी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी 1991 का जो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया। साथ के साथ भारतीय संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम ने 1991 में दिल्ली को एक विशेष यानी दर्जा प्रदान किया। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। इसने राज्य के लिए एक राज्य विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाई। इस अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने। संविधान के अनुच्छेद 239 ए में यानी दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। यानी किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपको इसमें से क्या क्या ध्यान रखना है वो जो जरूरी है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद यानी 239 ए में यानी दिल्ली को केंद्र शासित यानी प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। उसके साथ साथ यानी 1991 में ये 69वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। और दिल्ली के पहले यानी उपराज्यपाल कौन बने थे? यानी ये बने थे आदित्यनाथ झा बने। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण यानी उपहार कर, ऑप्शन बी यानी फार्मों के लिए निगम कर, या ऑप्शन सी संपत्ति कर, या ऑप्शन डी वस्तु एवं सेवा कर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी इस प्रश्न का उत्तर है जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, क्योंकि यह अंतिम उपभोक्ता पर लगाया जाता है, लेकिन उत्पादन और वितरण के प्रत्येक चरण में व्यवसायियों द्वारा एकत्र किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर यानी वे हैं जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं और अतः उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो व्यक्ति या संस्थाओं पर लगाए जाते हैं और उनके द्वारा सीधे भुगतान किया जाता है। भारत में जीएसटी प्रणाली यानी कब आई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को एकल कर यानी दर वाला साझा बाजार बनाना है। आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें ध्यान रखना है आपको यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा वस्तु एवं सेवा कर। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ध्यान रखना वस्तु एवं सेवा कर यानी जो आपका जीएसटी है वो एक अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। और ये यानी कब इसका गठन हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, ठुमरी निम्नलिखित में से यानी किस राज्य का एक लोकगीत है? ऑप्शन ए बिहार का, ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन सी हरियाणा का, या इनमें से कोई नहीं। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश का।
ठुमरी संगीत यह अर्ध शास्त्रीय शैली में मुख्य धारा का भारतीय संगीत है। ठुमरी शब्द यानी हिंदी शब्द का ठुमकाना से यानी आया है, जिसका अर्थ है यानी नृत्य चरणों के साथ चलना ताकि घुंघरू बज सके। यह यानी रुमानी प्रकृति वाला उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है यानी और यानी बाल उत्तर यानी ये जो है वो उत्तर प्रदेश की यानी बोलियों के लिए यानी है और जिन्हें यानी अवधी और ब्रजभाषा के नाम से जाना जाता है। यह संगीत मुख्य रूप से यानी 15वीं शताब्दी के बाद आया। 19वीं शताब्दी के बाद ठुमरी का दूसरा रूप आया जिसे बोल बनव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यानी बोल बनव कहा जाता था। अगला प्रश्न है शक शासक जिन्हें स्कथियन भी कहा जाता है किस क्षेत्र से आए थे? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मध्य एशिया या ऑप्शन डी अरब। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शक शासक जिन्हें शाका या स्कथियन भी कहा जाता है यह मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। वे यानी खाना बदोश पूर्वी ईरान लोग थे जो यूरेशियन स्टेप और तारमेशन में रहते थे। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 5वीं शताब्दी ईस्वी तक उन्होंने दक्षिण और पश्चिम की ओर प्रवास किया और भारत के कुछ हिस्सों पर यानी शासन भी किया था। आपको इस प्रश्न में ध्यान रखना होगा कि यानी जो ये शक शासक थे वो कहाँ के निवासी थे? यानी मध्य एशिया से आए थे और ये इन्होंने कब से लेकर कब तक राज्य किया था? इन्होंने किया था 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इन्होंने राज्य किया था। अगला प्रश्न है यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंट किसको रिपोर्ट करती थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी निदेशक या ऑप्शन सी बंगाल के गवर्नर जनरल या ऑप्शन डी ब्रिटिश क्राउन। इस प्रश्न का उत्तर होगा बंगाल के गवर्नर जनरल। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंट किसको रिपोर्ट करती थी? बंगाल के गवर्नर जनरल को करती थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के राज्य नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी का अनुप्रयोग का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी अनुच्छेद 37, आपका अगला है अनुच्छेद 38 और ऑप्शन में डी में यानी अनुच्छेद 39। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 37। यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों यानी द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये राज्यों के लिए शासन के सिद्धांतों के रूप में माने जाते हैं। यानी अनुच्छेद 37 में ये बताया गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालयों के लिए यानी प्रवर्तन नहीं है। आप मतलब इनमें यानी न्यायालय में नहीं वो इनके यानी रिपोर्ट कर सकते और ये राज्य के लिए यानी शासन के सिद्धांतों के रूप में यानी जाने जाते हैं। यानी 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का यानी आयोजन किया गया? ऑप्शन ए आदिवासी अधिकार दिवस, ऑप्शन बी जनजातीय एकता दिवस या ऑप्शन सी यानी जनजातीय गौरव दिवस या ऑप्शन डी यानी स्वतंत्रता संग्राम दिवस। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यानी ऑप्शन सी जनजातीय गौरव दिवस। क्या? यानी जनजातीय गौरव दिवस यानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के रूप में यानी इस दिवस को मनाया गया। और साथ के साथ हम बता दें कि ये जो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के रूप में यानी जो 2024 में यानी जनजातीय दिवस कौन सा यानी जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है, वो ये समारोह आयोजित किया गया है। ये यानी दिवस पहली बार यानी कब यानी पहली बार यानी 15 नवंबर 2021 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 15 नवंबर 2021 को ये यानी पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है यानी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है? ये भी यानी 9 जून को फर्स्ट शिफ्ट में ही सभी प्रश्न लगातार यानी काफ़ी अच्छे प्रश्न आए। तो सभी साथी यानी जिनके अभी पेपर नहीं हुए आरआरबी एनटीपीसी के वो अच्छे से इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपके भी यानी एग्जाम में आएंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, जिससे आपको अपने यानी एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। यानी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल,
ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी यानी बांग्लादेश। इस प्रश्न का यानी उत्तर क्या सही होगा, यानी म्यांमार। कौन सा देश यानी अरुणाचल प्रदेश के यानी पूरब में स्थित है, तो आपका यानी म्यांमार स्थित है। क्या स्थित है, यानी म्यांमार स्थित है। और आपके यानी इसके यानी पश्चिम में यानी अरुणाचल प्रदेश के में क्या स्थित है, भूटान। क्या स्थित है, यानी भूटान स्थित है आप यानी इसके पश्चिम में। और इसके उत्तर में यानी इसके उत्तर में चीन, क्या चीन यानी या तिब्बत यानी चीन या तिब्बत यानी स्थित है। किसके, यानी आपके इसके अरुणाचल प्रदेश के। और इसके दक्षिण में क्या है, यानी दक्षिण में आपका असम और क्या है आपके नागालैंड। ये किसमें, यानी दक्षिण में स्थित हैं। और अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी, कब, 20 फरवरी 1987 को। कब, 20 फरवरी 1987 को हुई थी। और इसकी राजधानी है वो है ईटानगर, यानी इसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। किसकी, यानी इसकी जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। अगला प्रश्न है पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला बाल विकास मंत्रालय, या ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का क्या उत्तर है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यानी पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और ये कब किया गया था, 8 मार्च 2018 को। कब, यानी 8 मार्च 2018 को ये शुरू किया गया था। यानी किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यानी किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरू किया गया था। 8 मार्च 2018 को ये शुरू किया गया था। और ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपको यानी बच्चों एवं किशोरियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ये यानी बनाया गया। किसके लिए, यानी बच्चों के लिए और किशोरियों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए और जो स्तनपान कराती महिलाएं उनके लिए ये यानी पोषण अभियान शुरू किया गया था। किसके द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 8 मार्च 2018 में। अगला प्रश्न है, हम डेटा को व्यवस्थित या अरेंज क्यों करते हैं। ऑप्शन ए ताकि डेटा मिट जाए, या ऑप्शन बी ताकि डेटा को छुपाया जा सके, या ऑप्शन सी ताकि डेटा सुंदर दिखे, और ऑप्शन डी ताकि डेटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, यानी ताकि डेटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके, इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश का अंधत्व से यानी ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया है। यानी ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी चाड, या ऑप्शन डी इथोपिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है नाइजीरिया। यानी किसके द्वारा, यानी किसे यानी ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया है, नाइजीरिया को। किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य यानी संगठन के द्वारा नाइजीरिया को यानी ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया। किससे मुक्त घोषित किया गया है, यानी ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है सुनीता विलियम्स कुल कितने दिन अंतरिक्ष में रही हैं। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 286, या ऑप्शन डी 300 दिन। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 286 दिन। यानी कितने दिन रही हैं, 286 दिन यानी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रही हैं। और उनके साथी और कौन यानी थे, बुच, यानी उनके साथ कौन थे, बुच बिलमोर। यानी कौन और थे, बुच बिलमोर,
ने यानी इंटरनेशनल यानी ISS पर 9 महीने बिताए। कितने महीने? यानी 9 महीने बिताए। कितने? यानी 9 महीने बिताए, जिसके बाद यानी कब? 19 मार्च 2025 को यानी वह पृथ्वी पर लौटे। कब लौटे? 19 मार्च 2025 को वह यानी पृथ्वी पर लौटे। अगला प्रश्न, इतिहासकार सरहिंदी ने किस वंश को तुर्की के खिलाफ जोड़कर बताया है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मुगल वंश, ऑप्शन डी सातवाहन वंश। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है मुगल वंश। यानी किसके साथ यानी किस वंश को तुर्की के खिलाफ जोड़कर बताया? मुगल वंश को यानी बताया किसने? सरहिंदी ने। इन्हें यानी क्यों बताया सरहिंदी ने? तो इन्हें इसलिए बताया क्योंकि मुगल शासक यानी अपने आप को तुर्की के खलीफा से संबंध रखते थे। किससे? यानी तुर्की के खलीफा से संबंध रखते थे। किससे? यानी तुर्की के खलीफा से संबंध रखते थे। इसलिए यानी इतिहासकार सरहिंदी ने यानी इन्हें तुर्की के खलीफा से जोड़कर बताया। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों के अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन बी सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को मजबूत तो और पारदर्शी बनाने के लिए, या सहकारी समितियों की निजी कंपनियों में बदलने के लिए, या ऑप्शन डी सहकारी समितियों के करों को खत्म करने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को मजबूत और पारदर्शी करने के लिए यानी सहकारी समिति अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। संसद द्वारा 97वें यानी कौन से 97वें संविधान संशोधन यानी 2012 में, कब? यानी 2012 में यानी सहकारी समितियों के लिए एक कानून में बदलाव किया था। यानी संसद के द्वारा 97वें संविधान संशोधन में 2012 में ये यानी बदलाव किया था। अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर की सेना का अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी देवलाली, या ऑप्शन सी पुणे, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी देवलाली महाराष्ट्र। भारत और सिंगापुर के बीच यानी अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? देवलाली यानी महाराष्ट्र में हुआ। और ये कब हुआ? ये हुआ था आपका यानी 30 नवंबर 2024 को। कब? यानी 30 नवंबर 2024 को ये हुआ है। और ये आपका यानी 13वां संस्करण है। कौन सा है? 13वां संस्करण है। और ये 28 से लेकर 30 यानी नवंबर तक हुआ था। कब तक? यानी 30 नवंबर तक ये हुआ था, 28 से लेकर के यानी 2024 में। और यानी अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण भी यानी देवलाली में ही हुआ था। वो कब हुआ था? 2022 में। यानी कब? 2022 में यानी हुआ था देवलाली में ही ये यानी 12वां संस्करण हुआ था। अगला प्रश्न, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में सरकार किस गठबंधन के तहत बनी है? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी और पीपुल्स यानी डेमोक्रेटिक पार्टी, या जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, या ऑप्शन सी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, या कोई गठबंधन नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जम्मू और कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC, और यानी किसके द्वारा? ये यानी आपकी बीजेपी। यानी वर्तमान समय में जम्मू और कश्मीर में सरकार किस गठबंधन के तहत बनी है? जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC और बीजेपी। यानी किस किस का? जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी।
अगला प्रश्न 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर यानी कौन सा देश है। ऑप्शन यानी इसका सही होगा यानी डायरेक्ट डेनमार्क, यानी कौन सा है यानी डेनमार्क है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर यानी कौन सा देश है, तो यानी डेनमार्क इसका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें संगीत का उपयोग नहीं होता। ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी छऊ, ऑप्शन डी कथक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा छऊ। अगला प्रश्न है भोलेनाथ तिवारी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी यानी संथाल, ऑप्शन सी 1857 का सिपाही विद्रोह, या ऑप्शन डी यानी बारदौली सत्याग्रह। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा 1857 का सिपाही विद्रोह। यानी किससे संबंधित थे, 1857 के सिपाही विद्रोह से ये संबंधित थे। अगला प्रश्न है अस्मिता ऋण योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण यानी ऋण योजना है। ऑप्शन है पंजाब यानी नेशनल बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, या ऑप्शन डी कैनरा बैंक। यानी इस प्रश्न का उत्तर है महिला उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने में सहायता के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने SBI अस्मिता यानी लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया, भारतीय अस्मिता यानी लॉन्च किया। भारतीय स्टेट बैंक SBI यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। यह देश के सबसे पुराने विश्वसनीय बैंकों में से एक है। यानी ये जो अस्मिता ऋण योजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई, SBI अस्मिता यानी लॉन्च किया गया SBI के द्वारा। और ये किसके लिए, महिला उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने में यानी सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है आयु वर्ग में यानी भारत में बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग कितनी रही है। ऑप्शन ए यानी 4.1%, ऑप्शन बी 3.2%, ऑप्शन सी 5.1%, या ऑप्शन डी 7.3%। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, यानी ऑप्शन बी 3.2%। कितनी है, यानी भारत में यानी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी रही है, 3.2%। अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कुल कितनी राशि आवंटित की थी। ऑप्शन ए यानी 22,236 करोड़, ऑप्शन बी 4800 करोड़, ऑप्शन सी 48,000 करोड़, या ऑप्शन डी 1,80,508 करोड़। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी 48,000 करोड़। यानी केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें प्रत्येक शहर को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। अतिरिक्त धन निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन यानी 100 शहरों में जीवन को गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। ये योजना कब शुरू की गई थी, 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। इसमें 48,000 करोड़ रुपए यानी आवंटित किए जाएंगे, जिसके तहत यानी स्मार्ट सिटीज यानी 100 स्मार्ट सिटीज में गुणवत्ता में सुधार के यानी लाने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसी तरह के यानी लगातार RRB NTPC के यानी पेपर एनालिसिस देखने के लिए अपने इसी यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे, जिन साथियों के RRB NTPC के एग्ज़ाम अभी तक हुए नहीं हैं वो लगातार जुड़े रहें, क्योंकि आपके यानी एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि RRB NTPC में जो पेपर पीछे कराए जाते हैं उनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप अपने इसी यूट्यूब चैनल पर RRB NTPC के प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, जो हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और उन यानी वीडियो के यानी प्लेलिस्ट का यानी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी हमने डाल दिया है। और साथ के साथ जो यानी पीछे भी यानी एग्ज़ाम RRB NTPC के हो चुके हैं 5 जून और 6 जून को, उनके भी यानी वीडियो के लिंक यानी इसी डिस्क्रिप्शन में यानी डाल दिए, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अपने इसी परिवार हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।